नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अपने ही एक मित्र हैं, स्मिता प्रकाश के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे, दे रहे थे उनको इंटरव्यू। कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया, कड़ियाँ जोड़ते हुए, और उन्होंने बिल्कुल विश्वास के साथ कहा कि हाँ, ये जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, इससे लगता है कि बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी साजिश थी ग्रेटर बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने की। ये अलग बात है कि भारत के सामने उसकी औकात किसी मेंढकी से कम नहीं है। वो अपने पैर तो खड़े कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं है। ऐसी हिमाकत करने की वो हिम्मत करेगा, ऐसा लगता भी नहीं है, लेकिन तैयारियां तो इधर वो कर रहा है। बीजिंग से अपने तार जोड़ रहा है, इस्लामाबाद से अपने तार जोड़ रहा है। बीच में आसिम मुनीर का भी एक बयान आया था कि इस बार हम पूर्वी दिशा से भारत पर अटैक कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का गोलमोल सा एक उनका बयान था। इसका मतलब कोई मंसूबा तो देखा जा रहा था। और ये प्रश्न क्यों उठाया स्मिता ने? वो इसलिए उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ, रोहिंग्याज की घुसपैठ, उनको संरक्षण दिया जाना, उनको दस्तावेज दे देना, यानी उनको राशन कार्ड बना के दे देना, मतदाता पहचान पत्र दे देना, आधार कार्ड बना देना, उनको संपत्तियां खरीदने में, बसाने में, रोजगार देने में हर तरह की सहायता करना। और केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल के अलावा भी आपका बिहार के भी कुछ सीमावर्ती इलाके, नीचे झारखंड में, फिर उड़ीसा में। तो ये क्या था और इसके पीछे क्या एक बड़ी साजिश थी जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी भांप गए? लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने 2025 में ही कहा था कि डेमोग्राफी चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी। इसके अलावा कल रात कराची में भी कुछ हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जरा चीखें निकल रही हैं, वो भी सुनने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं आदि जी के साथ। आदि जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद। आदि जी, जो कुछ प्रतिकृत ने कहा, मैंने लिंक भेजा था आपको भी, क्या आप उससे पूरी तरह सहमत हैं? एक ग्रेटर बांग्लादेश की एक साजिश रची गई थी, समय रहते अब उसको, उसका उपचार और समाधान करने की कोशिश भी हमारे भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान ने शुरू कर दी है। सर देखिए, ग्रेटर बांग्लादेश का अगर आप थोड़ा नैरेटिव देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी पॉलिटिक्स जो थी वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके अंदर काफ़ी हद तक वो मिला हुआ था। ममता दीदी का जो नारा है, वो क्या है सर? जय बांग्ला। जय बांग्ला भारत का नारा नहीं है। रहमान उस उधर पे जो क्या नाम था उसका? मुज़फ़्फ़र रहमान उसका वो है। मुजीबुर ये हमारा रहमान का मुजीबुर रहमान बेसिकली। का। हाँ, हमारा नारा नहीं है सर ये। आप जितने भी नारे ये लोग लगाते हैं, खेला होबे हमारा नारा नहीं है। ये सारे नारे जो हैं सर, ये भारत के बिल्कुल नहीं है। सर एक चीज़ आपने बोली डेमोग्राफी, बट मैं कहीं और से शुरू करना चाहूँगा। डेमोग्राफी तो एक चीज़ है, बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एक बंदा पकड़ा गया था सर, जिसका नाम था गर्गा चैटर्जी। गर्गा चैटर्जी बांग्ला पोक्को करके एक ऑर्गनाइज़ेशन चलाता था। एंड उसके अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो हेट स्प्रेड करता था इन द सेंस कि आप इस एक्सक्यूज़ मी, माफ़ी चाहूँगा। आप आप बंगाल के नहीं हैं। बोलता था बिहारी हो, उत्तर प्रदेश के हो, तमिलनाडु के हो, तुम यहाँ के नहीं हो। तो वो जो एक सॉफ्ट सेपरेटिज़्म शुरू किया था,
और ये सॉफ्ट सेपरेटिज्म क्या होता है सर? सॉफ्ट सेपरेटिज्म होता है 2-3 चीज़ को मिला के। पहला एक विक्टिम कार्ड बनाना, कि देखो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी पूरी सभ्यता को खराब कर दिया है और ये। दूसरा, देखो हमारे को नौकरियाँ नहीं मिल रही बिकॉज़ ये लोग यहाँ पर घूमते हैं। तीसरा, देखो हम अलग हैं, हम भारत के नहीं हैं, हम अलग हैं। सॉरी, सडनली पता नहीं एकदम से छींकें आनी शुरू हो गई मेरे को। दूसरा देखें सर, ममता बनर्जी की तरफ से जनवरी 2026 में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रहें हमारे। ठीक है? ये जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म ये लोग चला रहे थे, धीरे-धीरे करके ना उसको अंदर डालना, धीरे-धीरे करके उसको अंदर डालना कि भई कुछ गड़बड़ है, आप हम लोग आपके नहीं हैं, आप हमारे नहीं हो, उसको करना। उसके बाद जो सबसे बड़ी क चीज़ करी गई, जो आपने बोला डेमोग्राफी। बट यहाँ पर डेमोग्राफी से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 2004, 5, 6 से लेकर 2014 तक। सर, शेख हसीना को हटाने के लिए जमात-ए-इस्लामी बहुत टाइम से काम कर रही है। जमात-ए-इस्लामी के जो टेररिस्ट वाले जो मतलब बंदे थे, उन लोगों को शरण कहाँ मिलती थी? उन लोगों को शरण मिलती थी मालदा मुर्शिदाबाद के रीजन में। इसी रीजन के अंदर 2014 में एक ब्लास्ट हुआ था सर, जिसमें टीएमसी का एक एक राज्यसभा का मेंबर हैं, इरफान अहमद करके, उनका नाम बड़ा प्रोमिनेंट आया था बाहर। अब ये ब्लास्ट जो था सर, ये आईडी बना रहे थे, बांग्लादेश में यूज़ करने के लिए, और वहाँ पर वो फट गया और उनकी हालत खराब हो गई। एनआईए ने पूरा केस लिया था और ये बताया था कि भई ये जमात के एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने इधर पे करने की कोशिश करी है। उसके बाद काफ़ी सारे बंदे अरेस्ट-वरेस्ट भी हुए थे, ये वो। इसको अगर आप देखें तो ये चक्कर क्या था, यहाँ से फंडिंग जा रही थी, बंगाल से, शेख हसीना के अगेंस्ट में, जो वहाँ पर पूरा एक आंदोलन चला, अभी 2023-24 में जो चला, और पुराने टाइम पे भी जमात को सपोर्ट करने के लिए वो पूरा आंदोलन चला, और उसके पैसे यहाँ से गए थे। अब वो पैसे आप बोलेंगे कहाँ से आए, क्या? सर, इतना बड़ा बॉर्डर ट्रेड है, जहाँ पर करोड़ों का धंधा था। एक मैं छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 900 करोड़ रुपए पर महीने का धंधा था ये इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन का, 900 करोड़ रुपए पर मंथ। तो अगर आप देखें, इत 30 इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा धंधा। जी, 30 करोड़ रुपए दिन का सर इनका बनता था। 1 करोड़ से ज़्यादा आपका 1 घंटे में बन रहा है। ठीक है जी? अगर आप इसको 50-50 भी बाँटिए तो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में बन के इन इन एक पार्टनर को जा रहा था। तो फंडिंग तो बहुत थी सर। 1,500 करोड़ रुपए का धंधा आपका सिर्फ इल्लीगल कैटल स्मगलिंग का था। 1,500 करोड़ का। जो गाय यहाँ पर 20-30 हज़ार में बिकती थी, वो बांग्लादेश में 80-90 हज़ार में बिकती थी। तो ये जब गाय लेके जाते थे वहाँ पर बेच के इन्होंने बहुत पैसे कमाए। उसके बाद ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन। आप अगर बंगाल में जाएँ सर, आपको 2 तरह के धंधे बड़े ज़बरदस्त मिलेंगे। एक है बार और दूसरा मसाज पार्लर। अब आप समझ रहे हो मसाज पार्लर से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लड़कियों का धंधा पूरा। तो ये पूरा इनका नेटवर्क था जिससे ये फंडिंग हो रही थी सर, और ये फंडिंग बहुत अलग-अलग चीज़ों के लिए यूज़ करी जा रही थी। अब मैं आपको एक चौंकाने वाली चीज़ बताता हूँ। 2025 में जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, अगर आप देखें जमात जिस जगहों पे जीता है, वो पूरा भारत के बॉर्डर एरिया पे है, बंगाल के बॉर्डर एरिया, और वो ही बॉर्डर एरिया जहाँ पर फेंसिंग नहीं हुई है। ठीक है जी? तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि यहाँ पर एक पैटर्न है। बाकी जगहों पे जमात पूरी तरह से वाइप आउट हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं आया। लेकिन ये बॉर्डर के एरिया के ऊपर, जहाँ भारत का जो बॉर्डर एरिया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नीचे पूरा नीचे तक जाके वो पूरा जमात के पास है। क्यों? क्योंकि वो जो धंधा है सर, वो उस जगह पे चलता है। नाउ ग्रेटर बांग्लादेश को अगर आप देखें, मोहम्मद यूनिस हमेशा एक चीज़ बोलता था, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, वो करता रहता था। क्योंकि सर प्लान यही था, और ये प्लान आज का नहीं है। शर्जील इमाम ने जो बोला था,
कि भाई असम में ये कर दो, वो कर दो, हम काट देंगे। ये प्लान तब का है सर, ये बहुत पुराना प्लान है कि यार इसको ज़रा अलग किया जाए। यहाँ पर 3-4 तरह की मूवमेंट्स भी चलती हैं। एक है जिसका नाम है नागालैंड मूवमेंट सर। नागालैंड मूवमेंट आपको मैं बताऊँ 2001 से लेकर 2011 तक वो यूएसए में चलती थी। ठीक है जी। 11 को एक उसकी एक्टिविस्ट होती थी ग्रेस कॉलिन्स। ठीक है जी। ये ग्रेस कॉलिन्स करके एक्टिविस्ट होती थी और इसने अपने आप को नागालैंड कंट्री कंट्री बोलती थी, का एक रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करके यूएस में टैक्स फाइलिंग करी हुई थी। 2025 में ग्रेस कॉलिन्स ने दोबारा से 2024 एंड में ग्रेस कॉलिन्स ने दोबारा से नागालैंड मूवमेंट की लॉबिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करा है। एफएआरए करके एक वहां पर है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो अमेरिका में है। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5474 है सर। तो ये एक मूवमेंट है इधर पे नागालैंड की। दूसरा, कई लोग कुकी लैंड करते हैं। कुकी लैंड है सर, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं है। बट यहां पर आप देखेंगे जिस तरह से मिजोरम के अंदर कुछ आवाजें उठी थी कुछ 6-8 महीने पहले, एक साल के करीब पहले, जब उनके चीफ मिनिस्टर जाके एक दो कोई स्टेटमेंट दिए थे। उसी के बाद आप देखें कि फटाफट जनरल वीके सिंह को भेजा गया वहां पर। अब वो पूरा यू टर्न हो रखा है, सब कुछ सॉलिड है। बट यहाँ पर भी चक्कर था, वो एक पूरा नेटवर्क था। मणिपुर के अंदर सर अगर आप देखें, एक मूवमेंट चलती है जिसको बोलते हैं नमता, नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर एसोसिएशन, मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन। ये बेस्ड है बॉस्टन के अंदर। ठीक है, शिकागो, बॉस्टन, इस रीजन के अंदर है। और इनका एक ऑफिस नॉर्वे के अंदर भी है। अब आप जितनी भी ये मूवमेंट देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी मूवमेंट है म्यांमार की, उसका भी ऑफिस कहाँ है सर? नॉर्वे के अंदर है। तो ये एक पूरा नेटवर्क था ये, जिसको ये लोग चला रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बट अभी काफी ढीला हो गया वेस्ट बंगाल जीतने के बाद, क्योंकि जो पूरी लोकल फंडिंग थी वो यहां से आ रही थी सर। पूरी लोकल फंडिंग, पूरा लोकल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो था वो इधर से आ रहा था। इनको फर्क नहीं पड़ता ग्रेटर बांग्लादेश बने या जो मर्जी बने। एंड कई लोग तो ये तक कहते हैं कि ममता का प्लान था कि वो बांग्लादेश की जो ग्रेटर बांग्लादेश है उसकी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी। बंगाल में 7 करोड़ लोग हैं, उधर पे 18 करोड़ लोग हैं। 7 करोड़ वाली कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगी वो मुझे नहीं पता। बट ये एक वो था। इसमें देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ तो दिखती है कि यहाँ पर सॉफ्ट सेपरेटिज्म के एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो है। डेमोग्राफिक चेंज करने की बात करी, जहाँ पर अब डेमोग्राफी बदलती है तो आपको पता है किस तरह की माँगें उठती हैं वहाँ से। और तीसरी चीज़, जो पूरा एक नेटवर्क बना रखा था वहाँ पर, जिस तरह से पूरी स्मगलिंग और ये सब चीज़ें हो रही थी, वो बहुत डीपली एंट्रेंच थी। पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि कई लॉ एनफोर्समेंट और इन चीज़ों में भी घुसी हुई थी। तो एक फ्री फॉर ऑल था। अब वो फ्री फॉर ऑल इतना आगे जा चुका है और ये एकदम क्रक्स पे आया कब सर? जब शेख हसीना हटी वहाँ से। ठीक है? 2023 में जब 5 मई था कि क्या था? आई थिंक 5 मई था, कब था? जो भी था। तो उसको हटाया गया वहाँ से और ये यूनिस को लाया गया। यूनिस ने फिर से दोबारा से जमात को अपना री-राइज़ कराया। जितने भी हिज़्बुल तहरीर वाले बंदे थे अंदर, उनको बाहर छुड़वाया। अल-कायदा वाले बंदे थे वो छुड़वाए, आइसिस के बंदे थे वो छुड़वाए। और आज भी अगर आप देखें बांग्लादेश के अंदर इस समय पर हमास का काफ़ी एक प्रचार चल रहा है। तो ये वही एक रेडिकलाइज़ेशन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ये हमले करने की कोशिश करेंगे वहाँ से। हमास की तरफ से अगर आप देखें, वही जिस तरह से अक्टूबर 7th किया था इन लोगों ने, तो वही वैसी कुछ एक करतूतें की प्लानिंग ये चल रही है वहाँ पर। अब इनके बंदे वहाँ पर हैं, वहाँ पर ठुकते भी जाते हैं। काफ़ी ठुकम-ठुकाई भी हुई है, मैंने आपके साथ कवर किया है। और अभी भी रिसेंटली भी काफ़ी ठुकम-ठुकाई हुई है, 2-3 लश्कर के बंदे वहाँ पर ठोक दिए गए। तो सर ये गेम जो था, ये एक बड़ा स्टार्टिंग फेज़ में था, जिसमें बहुत जगहों से सपोर्ट आ रही थी। और धीरे-धीरे करके इसको बढ़ाना था। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगले 10 साल के अंदर ये आपको ऐसा दिखता कि वेस्ट बंगाल के अंदर आप और हम जैसे लोग जाना मुश्किल हो जाता। और जब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि यार जाना मुश्किल है, ये है, तो आप याद करिए कश्मीर में
89 से लेकर 93 तक जो हालत थी, जब टेररिस्ट खुलेआम हथियार लेके घूमते थे वहाँ पर, तो उस जगह पे लेके जाने की इनकी कोशिश थी कि इसको वहाँ लेके जाओ, उसके बाद अपने आप ही छिड़क जाएगा ये और भारत कुछ कर नहीं पाएगा। अब ये इनका वो थॉट प्रोसेस है, भारत कुछ कर नहीं पाएगा ये सब चीज़ें। बट ये बिल्कुल सही है सर, यहाँ पर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की पूरी कोशिश है। ना तक कि बांग्लादेश, नागालैंड मैंने जैसे आपको बोला, वो भी उसकी भी बात चल रही है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया, उसने दोबारा रजिस्ट्री करी है अपने आप को लॉबिंग के लिए। तो ये ब्रेक इंडिया प्रोजेक्ट तो है सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड यहाँ पर टीएमसी, अगर मुझे पता नहीं कि सारे टीएमसी लोगों को ये पता था कि नहीं पता था, बट कुछ ना कुछ कहीं न कहीं ये ऑन था। अब गार्गा चैटर्जी जैसे बंदों को जब आप पकड़ते हो और जिस तरह से उसकी भाषा थी, जिस तरह से वो बात करता था, अगर आप उसके पुराने ट्वीट्स देखें सर, उसने बोला था कश्मीर को आज़ाद कर दो। उसने ये बोला था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडियन आर्मी की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। उसने ये बोला था कि कश्मीर ने अपना डिसीजन लिया, हम भी लेंगे। क्या डिसीजन, वो स्पेसिफिकली नहीं बोलता था, सॉफ्ट चीजें वो आगे डाल रहा था। और इसकी एक अपील भी थी सर, वेस्ट बंगाल के अंदर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि इसकी अपील भी थी। अम, और मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मुसलमानों में अपील थी, वहां पर तो होगी, बट कहीं ना कहीं कुछ जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम्स हैं, उसके अंदर भी काफी अपील थी। क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा से एक चीज रहा है, और ये जो एक छोटी सी कोठरी है बांग्लादेश के अंदर, कि साहब हम लोग अलग हैं, हमारे पास दिमाग ज्यादा है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये गंदे भैये जो हैं यूपी बिहार के, हम इनके साथ इनके जैसे है नहीं, ये साले गंदे लोग हैं, ये वो इनका वो एक ब्रेन वॉश करते थे। अगर आप देखो सर, यही चीज आपको एग्जैक्ट सेम पैटर्न कहाँ दिखता है? आपको ये पैटर्न दिखता है तमिलनाडु में, जहां पर अन्नामलाई ने खुद ये बेवकूफी करी बोल के। यही सेम पैटर्न आपको दिखता है पंजाब के अंदर। पंजाब में सर एक ज़माना था, मैं आपको बताऊँ, यूपी बिहार से जो लोग आते थे ना सर, उनको ट्रेन के अंदर नहीं बैठने देते थे। उनको बोलते थे ट्रेन के ऊपर बैठो। इनको भैये बोलते थे वहाँ पर। एंड एक बारी क्या हुआ, ट्रेन जा रही थी अम्बाला से कहीं पे जा रही थी, अम्बाला के वहाँ पर ना एक ब्रिज है। ये ऊपर बैठे हुए थे, वो ब्रिज में नीचे नहीं झुके, कोई 50-60 बंदों की मौत हो गई थी, बिकॉज़ वो ब्रिज जाके सबके सिर में लगा। मतलब लिटरली ऊपर बिना सिर की बॉडीज़ मिली थी इनको। उसके बाद से ये बताइए। थोड़ा ठंडा हुआ था वहाँ पर। अदरवाइज़ तो ये बड़ा क्लियर था कि ये इनको भैये बोल के ना, आई मीन दुकान में अंदर नहीं घुसने देना, ये नहीं, वो नहीं। तो ये चीज़ें होती थी वहाँ पर भी। और ये उस समय था सर, मैं आपको बताऊँ 93, 94 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय खालिस्तानी का ये जो पूरा टेररिज़्म था पंजाब में खत्म हो रहा था, बट वो लास्ट वाली जो बत्ती थी वो काफ़ी ब्राइट थी उस टाइम पे, काफ़ी हमले-हमले होते थे और ये सब चीज़ें होती थी। वो खत्म हो रहा था, धीरे-धीरे करके खत्म हुआ। उसके बाद 96, 97 तक ये सब चीज़ें खत्म हो गई थी। बट बंगाल में भी यही था सर, और मैं इसके अंदर आपको, मेरे पास पुख्ता सबूत तो देना काफ़ी मुश्किल है। बट जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें आपको दिखती हैं, उसके अंदर तो आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब ये तोड़ने वाले थे और इनका प्लान बड़ा क्लियर था कि इसको ज़रा दोनों को साथ में मिलाएँगे। इससे होगा क्या सर, देखिए, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली देखें तो जो दुनिया में ये क्रिश्चियन कंट्रीज़ और ये सब हैं जितनी भी, उनको जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनको जो जगह चाहिए थी, वो मिल जाती। इनको अपना जगह मिल जाती, पाकिस्तान को अपना एक बदला मिल जाता कि तुमने हमारा ये तोड़ा, हमने ये तोड़ दिया। और काफ़ी सारे और भी इंटरेस्ट इसके अंदर थे। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि ये ऐसा कुछ गेम है और ऐसा कुछ गेम चल रहा था। और आप यूनुस के समय जो अचानक इनके दौरे बढ़े थे, कुछ जर्नल्स आए थे, आसिम मुनीर के बयान शुरू हुए थे, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट थे हाँ, कि हाँ सर। अब ये समय है जब इस मुहिम को तेजी से बढ़ाया जाए। सर मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ इसमें। जिस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं, जैसी वेस्ट बंगाल की हार होती है, आप देखते हैं चारों तरफ से कुछ ना कुछ भारत के ऊपर हमले हैं। आपकी इकॉनमी खत्म है, आपका 4 मई के बाद आपने देखा किस तरह से सर आपकी स्टॉक मार्केट पे हमले हुए, आपके रुपये के ऊपर हमले हुए। अभी वो कॉकरोच वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर। लद्दाख वाला वो जो एक चमन आदमी है वो बैठा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद आप देखिए
और भी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें सडनली बाहर आती हैं। ये मैं देखिए सर, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है नीत-वीत का, बट जब आप इन सबको एक साथ देखते हो तो आप बोलते हो यार कुछ तो गड़बड़ है। इतने मीडिया में नैरेटिव्स, इंडियन एक्सप्रेस बैक टू बैक कुछ ना कुछ डालता रहता है। उसको कौन दे रहा है ये सब चीज़ें? और अगर उसके पास इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो पहले क्यों नहीं निकाल रहा था? ये एक साथ एक ही टाइम पे क्यों निकल रहे हैं? गलत हो, सही हो, जो मर्ज़ी हो, बट ये चीज़ हमको थोड़ी सोचनी पड़ती है कि साहब हो क्या रहा है ये? तो एक झटका जो लगा था इनको, उसके अंदर आप देखें अखिलेश जी भागते हुए गए थे। ठीक है, आईपैक का पूरा एक गेम था वहाँ पर। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ अगर और देखें, यूनुस के टाइम पे पाकिस्तान जो चीज़ें बोलता था कि हम कोलकाता में हमला करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल इनके अंदर कॉन्फिडेंस था। एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो नैरेटिव चला था वेस्ट बंगाल की जो जो चुनाव था उसका जब 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 रिजल्ट आया, वहाँ पर कहा गया कि 90 लाख मुसलमानों का नाम कटवाया गया है और भारत ने मुसलमानों का ही नाम कटवाया है। तो उसने ये वहाँ पर ये नैरेटिव चलता था और अभी भी चलता है बाय द वे। और ये कहते थे हमको इसका बदला लेना होगा। तो ये एक सवाल बनता है कि यार आपको बदला लेना हो, किस चीज़ का बदला लेना होगा? हु आपने आर यू? ठेका आपने ठेका ले रखा है यहाँ पर कौन वोट करता है, कौन नहीं करता। तो ये एक गेम था, पूरा इनका प्लान था और देखिए सर जिस तरह से पावर ग्रैब करने की कोशिश करी गई, आप देखिए उसके बाद आईपैक की जब रेड पड़ी, ममता बनर्जी भागती हुई गई वहाँ पर। कौन गया था? क्या फाइल उठाई थी उसने वहाँ से? क्या था उन फाइलों के अंदर जो चीज़ें किसी को बताना नहीं चाह रही थी वो? उसके बाद देखिए सर, जितने बांग्लादेशियों की जो फेक आईडीज़ का पूरा धंधा था, वो मैक्सिमम देश का बंगाल में था। पासपोर्ट से लेकर, बर्थ आईडी से लेकर, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर, आधार कार्ड से लेकर, वोटर आईडी सब कुछ बनाते थे वहाँ पर। आपको ये जान के हैरानी होगी, बंगाल की जो पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई गई थी, वो 22% दिखाई गई थी सर। 2011 से अभी तक 22%। अब ये 22% पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? क्योंकि आपने करा क्या है, आप सप्लीमेंट कर रहे हो। होता क्या है सर, जब ऐसी सिचुएशन होती है जब जहाँ पर बिज़नेस नहीं है, आपके पास धंधा नहीं है, ये नहीं है, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बोलते हैं यार यहाँ क्या रहना, कहीं और जाके नौकरी करते हैं। तो और वो मोस्टली कौन होते हैं सर? बंगाली हिंदूज़। तो आप देखें काफ़ी सारे बंगाली हिंदू दूसरी जगहों पे नौकरी करते हैं, वो घर छोड़ दिया उन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया। अपना वहाँ पर घर बेच-बाच के या जो भी एक छोटा-सा रख के बाहर नौकरी करते हैं। उनके बेसिस के ऊपर ये लोगों को लाया गया, तो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको आप। तो जितने लोगों ने स्टेट छोड़ा, उसके बाद लोगों को भरा गया जहां पर उनका लेवल भरा गया और 22% ऊपर भरा गया। तो ये एक पॉपुलेशन डोमिनेशन करने का एक प्लान था कि एक लेवल पे पहुंच के फिर आप ओपन पंगे ले सकते हो विद द यूनियन गवर्नमेंट कि साहब मैं आपकी बात नहीं मानता, कर लो जो करना है, इलेक्शन नहीं होगा यहां पर। तो ये सब चीजों पे एक कोशिश है। आप देखिए, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा जहां पर कुछ ऐसा है। एसआईआर के ऊपर सबसे ज्यादा आवाज कहां से निकली? बंगाल से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इनको जरा इकट्ठे करिए सर, आपको दिखेगा कि यार ये तो कुछ करने वाले थे। आप पॉपुलेशन रिप्लेस कर रहे हो, आप इलेक्शंस ढंग से कराना नहीं चाहते, आपने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रखा है, आप इंडियन आर्मी को वहां पर तंग करते हो, आपने जमात और इनके साथ डीप लिंक्स बना रखे हैं। टीएमसी के बाय द वे काफी डीप लिंक्स थे जमात के साथ। बॉर्डर एरियाज के अंदर किसी का आना जाना मुश्किल है, वहां पर संदेश खाली होता है, वहां पर मालदा मुर्शिदाबाद में राइटिंग होती है, वहां पर जहांगीर जैसे बंदे हैं, वहां पर जैसे शाहजहां शेख जैसे बंदे हैं, जो मतलब उस एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। वहां पर जो भी परिंदा पर नहीं मार सकता था इनके बिना। आज तो खैर कच्चे पहन के घूम रहे हैं, वो अलग चीज है, बट ये रियलिटी है ना सर आपके सामने। अब इसको जोड़िए आप सी, साथ में, आपको लगता है कि यार ये तो सीमा पार से कहा गया था आदि जी कि आप चुनाव हार गई हैं पर इस्तीफा मत दीजिए, दिल्ली के खिलाफ बगावत कर दीजिए। जी। सो दूसरे वहां पर ये भी कहा जाता है कि ये जो विभाजन है ये अधूरा है। कोलकाता जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश में होना चाहिए।
हाँ सर, इनका बहुत टाइम से अगर आप इनके मैप-वैप देखेंगे तो कोलकाता क्या, बिहार का कुछ एरिया, उड़ीसा का एरिया, झारखंड का एरिया, असम का कुछ एरिया, वो पूरा एक बड़ा बना के, कई जो ग्रेटर बांग्लादेश बोलते हैं वो पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं। बट कई वो एक एक पार्ट लेके उसको बोलते हैं कि, और वो पार्ट ईस्ट में ज़्यादा नहीं है, वेस्ट में इंडिया की तरफ ज़्यादा है। कोलकाता तो सर इनका प्राइज़ पोज़ेशन था, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब मैं ये जो सुहरावर्दी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी सर, लोग सुहरावर्दी को सिर्फ़ उससे जानते हैं कि उसने बुचर था, ये था, वो था। सर ये सुहरावर्दी फैमिली फैमिली ने ब्रिटिशर्स को जाके बोला था कि साहब, टू टू स्टेट थ्योरी मत करो, टू नेशन थ्योरी मत करो, थ्री नेशन थ्योरी करो। तो ये तो पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते थे। सुहरावर्दी वाले ये पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहते थे। ये अपना देश बनाना चाहते थे वहाँ पर, और उसके अंदर कोलकाता इनका कैपिटल था। और ये जो प्रपोज़ल इन्होंने ब्रिटिश को दिया था, ये सुहरावर्दी ने दिया था। ब्रिटिश ने बोला, नहीं-नहीं यार, ये नहीं हो सकता। ऐसे आप करोगे तो उसके बाद सिख आ जाएँगे, ये आ जाएँगे, वो आ जाएँगे, हम नहीं कर सकते। 2 है, हिंदू-मुस्लिम पे हम डिवाइड कर रहे हैं, बस खत्म। तो अब उस टाइम पे ब्रिटिश के पास भी इतना टाइम नहीं था सर। वहाँ पर प्रेशर भी बढ़ रहा था, भैया निकलो यहाँ से, यहाँ पर थोड़ी-सी बगावत शुरू हो चुकी थी, सब कुछ हो रहा था, धीरे-धीरे करके यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा था। तो इनके पास टाइम था नहीं कि वो सब चीज़ें करें, तो इन्होंने बंदे को बुला के फटाफट लाइन-वाइन खींच दी और चलो भई। तो ये कोई कोई नई बात नहीं है, ये तो आप देखिए वहाँ पर उसने यूनुस ने तो पूरी एक किताब बनाई थी जिसके ऊपर मैप चिपकाया था उसने, ग्रेटर बांग्लादेश का। तो जब आप उन सब चीज़ों को पूछा डालते हैं, और उस टाइम पे ममता बनर्जी की तरफ से कभी भी एक तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया कि आप होते कौन हो साला भैंस के आंख मेरे स्टेट पे आँख लगाने के लिए, आँख निचोड़ दूँगी तुम्हारी मैं। होते कौन हो आप? आप देखिए वो त्रिपुरा के राजा साहब हैं, उन्होंने तो आंदोलन निकाला, उन्होंने बोला कि साहब तुम्हारी भैंस की आँख कहाँ से आए तुम? मेरे स्टेट के ऊपर तुम आँखें उठाते हो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये चीज़ें बोली, बट इनकी तरफ से कभी स्टेटमेंट नहीं आया। किसी भी टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा जैसे लोग तो इतना तक बोलते थे कि हमारे हमारे जगह उनकी जगह पे जीडीपी बेटर है, पर कैपिटा इनकम बेटर है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर है। तो ये और तो सर अभी जो उपचार चल रहा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये सही दिशा में कदम है। किसके सर? घुसपैठियों को वापस भेजना, तमाम जो स्टेप इधर उठाए गए हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी। सर सबसे पहले ये जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट थे इनको उठाया गया है, और जब ये उठाए गए थे मैंने उसी टाइम पे बोला था कि ये दिस इज़ गोइंग आफ्टर द ग्रेटर बांग्लादेश का गेम। जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है उनको उठाया गया। जो ये पेडल-वेडल करते थे, बकवास बोलते थे, हम अलग हैं, हम ये हैं, वो हैं, उन सबको गायब कर दिया गया। उनका ना नाम है, ना निशान है, कहीं पे भी कोई किसी को नहीं पता वो हैं कहाँ, और बड़े सारे थे इसमें से। उसके बाद इनके सोशल मीडिया आईडीज़ और ये सब चीज़ों को बंद किया गया। एक इनका जो आईपैक पे रेड हुई थी सर, एंड ये एक बड़ी डिसाइसिव सी रेड थी, क्योंकि अमित कहीं न कहीं आई थिंक हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारे अमित शाह साहब, इन सबको पता था कि आईपैक एकदम सेंटर में बैठता है। तुम इसको तोड़ दो, ये पूरा गेम नीचे खत्म हो जाएगा। कुछ और नहीं है इसके अंदर। तभी देखिए इन्होंने बहुत फ़ोकस करा आईपैक के ऊपर, काफ़ी चीज़ें बाहर निकली, ये वो। अब इनका जो कोल का पैसा था सर, आपको वो कोल स्कैम याद है? 1200 करोड़ रुपए का जो कोल स्कैम है, वो सारा पैसा बिल्कुल। आईपैक के थ्रू निकला था। लंदन गया वो पैसा, और लंदन से वापस आईपैक में आया। और लंदन में आपको पता है सर, सिटी ऑफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग तो बड़ी आराम से, प्यार से, ध्यान से होती है, कोई इतनी बात नहीं है वहाँ पर, सब कुछ चलता रहता है। तो ये सर देखिए वो जो एक जो अभी कर रहे हैं, इसके अंदर आपको इसको 3 तरह से देखना पड़ेगा। पहला, एक जो लोकल ग्राउंड नेटवर्क है उसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। जिसके अंदर जैसे मैंने बोला सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। दूसरा, आप और बाय द वे इसके अंदर आप ये भी देखते हैं कि टीएमसी का जो एक एक्जिस्टेंस था ग्राउंड लेवल पे, देखो सर एमपी, एमएलए तोड़ना अलग होता है। जब नीचे के काउंसलर आप तोड़ते हो ना, जिला अध्यक्ष को तोड़ रहे हो, काउंसलर को तोड़ रहे हो, आपके इधर-उधर लोगों को तोड़ रहे हो, तो ये आपको दिखता है कि उस पूरे नेटवर्क को गायब किया जा रहा है। उसके बाद संदेश खाली का वो शाहजहां शेख, जहांगीर, इनको ज़रा टाइट किया जा रहा है। ये तो मेन वो मोहरे थे जो जिनके जिनके नेटवर्क के अंदर ये सारे धंधे होते थे।
सबसे बड़ी चीज़ हो रही है जो फाइनेंशियल नेटवर्क्स के ऊपर इस टाइम पे क्रैकडाउन चल रहा है। आप देखें आरबीआई ने पिछले हफ्ते में क्रैकडाउन मारा एनबीएफसीज़ के ऊपर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। सर ये 135 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस पे क्रैकडाउन मारा था, उसमें से 125 अ, बंगाल में ही थे। तो नेटवर्क तोड़ना दूसरा। तीसरा इज़ आपका सिक्योरिटी। आपकी फिजिकल सिक्योरिटी जो है उसमें जो इम्प्रूवमेंट करी है इन लोगों ने, वहाँ पर एयरफोर्स को लैंड दिया है, आर्मी को लैंड दिया है, बीएसएफ को लैंड दिया है, आईटीबीपी को लैंड दिया है, बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये एक आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को बांग्लादेश से। तो ये 3 फेजेज़ में आप देखते हैं ये लोग उस जो पूरा वो उसका जो पूरा नैरेटिव था, उसका जो पूरा इकोसिस्टम था उसको तोड़ रहे हैं धीरे-धीरे करके। अभी अगर कोई बोलता है टूट गया है, मैं नहीं मानता सर। टूट रहा है। जी, शुरुआत है अभी। जी, और अभी अमित शाह साहब का एक बयान भी, निर्देश भी सभी राज्यों को कि सीमावर्ती सभी इलाकों के 15 किलोमीटर तक जितने अवैध निर्माण बने हुए हैं सबको तोड़ दो, बुलडोज कर दो। तो अभियान तो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है इस समय। ये कब तक पूरा होगा बस ये देखने वाली बात है, और किस हद तक और कितना इनकी साजिशों को खत्म कर पाएंगे। आदि जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक और विषय था जिस पर चर्चा करना चाहता था लेकिन टाइम हो गया है, तो आपका बहुत धन्यवाद अभी के लिए। उस पर फिर कभी। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो साझा करें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उनको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर।